अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैलियां तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे, दोनों तरफ से हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है। पीटीआई हुकूमत पर पानामा केस को लेकर प्रेशर बढ़ा रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 4 मुतालिबात को लेकर आज इमरान खान ने कसूर में जलसे से खिताब करते हुए फिर से पानामा का हंगामा बर्पा किया और कहा कि अगर कतरी शहजादे का खत झूठा साबित हो गया तो वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक ही आवाज़ हमें सुनाई देती है कि हमारा दामन करप्शन से पाक है और नून लीग कहती है कि नवाज शरीफ तो 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। इमरान खान तिनको और झूठ का सहारा लेकर केस बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पनामा केस इमरान खान ने बनाया है? पनामा पेपर्स क्या इमरान खान लेकर आए हैं? क्या पनामा केस वज़ीर आज़म के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बन गया? और क्या 2018 के इंतखाबात में पनामा केस मुस्लिम लीग नून पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है? और दूसरी तरफ क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है कि 2018 के इंतखाबात तक क्या ये पनामा केस के गिर्द ही घूमती रहेगी? इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे, खुशगवार और पुरअमन ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है और इस कोशिश में पहल की है। वैसे तो इसकी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन ताज़ा तरीन मिसाल चंदू बाबूलाल चौहान की है, जो 29 सितंबर 2016 को अपने फौजी अफसरान के गलत रवैये और तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर जानबूझकर LOC को अबूर किया और पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले अपने आप को कर दिया। तो पाकिस्तान ने फिर जज्बा खैर सगाली और LOC वर्किंग बाउंड्री पर अमन और सुकून को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश के तनाजुर में इसे वतन वापस भेजने के लिए कायल किया और फैसला किया इसे भारत के हवाले करने का। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की जानिब से हमें ऐसा कोई मुस्बत जवाब आखिर क्यों नहीं मिलता? ऐसा पॉजिटिव जेस्चर भारत की जानिब से क्यों नहीं आता? लेकिन दूसरी तरफ अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए, हकीकत तो ये है कि जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करें, जब कुलभूषण यादव जैसे जासूस पकड़े जाएं, तो फिर भारत से अच्छी उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है? इस पर भी आज बात करेंगे और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि 2018 के इंतखाबात करीब आते ही वफाकी और पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के कौमी और सूबाई जो हल्के हैं इनमें तरक्याती स्कीमों के लिए पैसे जारी करने का, फंड जारी करने का फैसला किया। और इस सिलसिले में पंजाब के जो 36 अजला हैं इसमें कौमी असम्बली के हर हल्के को 2-2 अरब रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। सवाल यह है कि ये जो तरक्याती काम है, हुकूमतें जो हैं ये अपने टेन्योर के आखिर में ही नए इंतखाबात शुरू होने से कुछ अरसा पहले ही क्यों ये पैसे जारी करती हैं तरक्याती कामों के लिए? क्या ये वाकई इंतखाबात की तैयारी और अगले इलेक्शन में आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने का बहुत मौसर तरीन तरीका जाता है? इस पर आज अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबशिर ज़ैदी भी कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। PTI के रहनुमा नईमुल हक साहब हमें फ़ोन पर ज्वाइन करेंगे और साबिक़ डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद दोदी साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। खान साहब की सियासत जलसों में आप देखें, जो जलसों की सियासत इमरान खान ने, PTI ने जो शुरू की है, ये हमें सिर्फ पनामा केस के गिर्द ही घूमती हुई नज़र आती है। अगर तो ये 2018 के इंतखाबात की तैयारी है, ये जलसों का जो मौसम शुरू हुआ है, तो आप नहीं समझते कि PTI को पनामा केस से हटकर भी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए कोई मुतबादिल, कोई अट्रैक्टिव प्रोग्राम देने चाहिए अगर PTI वाकई 2018 का इलेक्शन जो है वो जीतना चाहती है? क्योंकि अब PTI पर तनकीद होना शुरू हो गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है पनामा केस का, तो हर जलसे में पनामा केस का रोना क्यों रोया जाता है? बिल्कुल सही कहा शाजिया, बिल्कुल सही है। और चीज़ उनको इस पनामा केस के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जिसको वो आगे ला सकते हैं, अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करें। बिल्कुल सही कह रही है। मगर देखिए, बात असल ये है कि ये पनामा और करप्शन इतना बड़ा इश्यू है, इतना ज़बरदस्त इश्यू है जिसको उन्होंने पकड़ लिया है कि मेरे ख्याल में इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा और मेरे ख्याल में इट विल नॉट बी वाइज अगर इसको छोड़ दे। इसलिए कि अब क्या कर रहा है इमरान खान, और मेरे ख्याल में बहुत कामयाबी से कर रहा है शाजिया, ये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहा है, ये प्रेशर रखना चाहता है गवर्नमेंट पे और अटेंशन को रिवेटेड, वो कहते हैं फोकस्ड नहीं, रिवेटेड ऑन पनामा। इसलिए ये तो इसको एक पता नहीं किधर से ये आ गिरा, इनके पास तो और कुछ खास नहीं था और इनका परफॉर्मेंस
KPK में हालांकि अच्छा है, इतना ज़बरदस्त नहीं था कि ये कंपेयर कर सकते और कह सकते थे कि हम देखिए कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पनामा को छोड़ेंगे नहीं, और ये और शाजिया मानना ये भी पड़ेगा कि अब पब्लिक परसेप्शन पे हम इस मोड़ पे आ गए हैं कि अगर भी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा इसके बारे में, मेरे ख्याल में अब पब्लिक परसेप्शन में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गिल्टी हैं। ये तो फिर 2018 के इलेक्शन में बताएंगे ना कि अवाम किसको गिल्टी करार देते हैं और किसको गिल्टी करार नहीं देते। मुबशिर जैदी साहब, ठीक है, लोगों में ये परसेप्शन होनी चाहिए, लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पनामा केस है क्या और क्यों हमारे जो सियासतदान है ये करप्शन करते हैं। लोगों में इस तरह की परसेप्शन इदराक जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक आम आदमी का कंसर्न ये है कि आने वाली जो हुकूमत है, जो भी लोग अपने लिए लीडर चुनना चाहते हैं, वो उसको देने क्या जा रहा है? उसके पास प्रोग्राम क्या है तालीम के लिए, सेहत के लिए? अब खान साहब को हम देखते हैं कि वो जलसों में तनकीद करते हैं, ठीक है, उनके इल्जामात ठीक भी होंगे, अपनी जगह दुरुस्त भी होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग अब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुतबादिल प्रोग्राम लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं जो उनके जलसों में ये चीजें नजर नहीं आती हमें पनामा के अलावा? देखिए, आज की तकरीर में ये वाज़ेह चीज़ नज़र आई जो आप बात कर रही हैं। इमरान ने अपनी तकरीर पनामा से शुरू नहीं की। उन्होंने बात की जो हस्पतालों में एक दो अमवात हुई हैं, हमने भी देखा, जिस पर मीडिया ने भी खासी सुर्खियां जमाई, उस बारे में उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। और उन्होंने कहा पंजाब में बात तो मैं कर रही हूँ कि वो इल्जामात लगा रहे हैं, ये बात तो मैं कर रही हूँ कि वो इल्जामात लगा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुतबादिल प्रोग्राम नहीं देते हैं वो। इल्जामात अगर आप किसी पे लगाएं तो अपना कुछ बताना भी चाहिए ना, लेकिन हम आपको ये देने जा रहे हैं। देखिए, वो तो पनामा का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, उस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर उससे पहले पनामा का पहाड़ा जिस तरह हमारे 7 से 12 न्यूज चैनल्स पर भी हर रोज पढ़ा जाता है, तो अगले हफ्ते तक केस क्लोज हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे तक जो भी कोर्ट ने कहना होगा वो कह देगी, या कमीशन बना देगी, या जो भी फैसला देना है वो दे देगी। तो लेट्स वेट फॉर दैट। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने आज जो सेहत का मामला पंजाब में उठाया, तो और वो पनामा से पहले उठाया, वो इसी वजह से उठाया कि उनको भी ये पता है कि हर जलसा जो है पनामा से शुरू होकर पनामा पे ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लोग भी अब तंग आ गए हैं पनामा सुन के, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा। जहाँ तक बात आ गई पंजाब में अस्पतालों की सूरत हाल की, तो सबको पता है कि सरकारी अस्पतालों की हालात ख़राब हैं। और जहाँ तक इमरान खान अगर वहाँ पर कोई मेजॉरिटी ले जाते हैं 2018 में, जिसका इम्कान कम है, तो जाहिर है तभी वो ठीक कर पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के हालात भी सबको पता हैं, दूसरे अस्पतालों के भी हालात पता हैं, तो कोई ऐसा फ़र्क है नहीं दोनों सूबों में। खैबर पख्तूनख्वा कुछ बेहतर होगा, लेकिन ये कि सरकारी अस्पतालों की हालत जो है दोनों सूबों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप बात करें, यंग डॉक्टर्स पंजाब में ज़्यादा एहतजाज करते हैं, और पंजाब क्योंकि आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा है, तो खैबर पख्तूनख्वा को मैनेज करना थोड़ा आसान है। लेकिन जब 2018 के इलेक्शंस आएंगे तो इमरान खान को भी इस बात की जवाबदेही करनी होगी, और उस वक्त ये मीडिया पूरा फोकस करेगा कि जो क्लेम्स हैं तहरीक इंसाफ के कि उन्होंने हेल्थ के शोबे, सेहत के शोबे में ये तीर मारा या तालीम के शोबे में ये तीर मारा, तो बहुत सी चीज़ें तब सामने आएंगी और लोग जाहिर है उसी की बुनियाद पर फैसला देंगे कि वो किसको वोट करें। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें। हिलाली साहब, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी हिलाली साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? शाजिया, आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, इसलिए तो अब लेट्स मूव ऑन, किसी और चीज़ पे चलें। मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ज़रूर फैसला करेगा। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि नवाज शरीफ साहब गिल्टी हैं या नॉट गिल्टी, मगर अवाम हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। आवाम का फैसला हो गया है और ये बहुत ही इम्पैक्ट करेगा वोट पे, जो भी हो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने कहा टेक्निकली ही इज नॉट गिल्टी, हमें उस क्वालिटी एविडेंस नहीं मिला है, डजंट मैटर।
अवाम जो है वो समझते हैं करप्शन इज अ बिग इश्यू, और ये जो है ये पकड़े गए उसमें। मैंने कहा, आप कह रहे हैं अवाम ने फैसला कर लिया, मैंने कहा कि अवाम का फैसला तो 2018 के इंतखाबात में पता चलेगा ना हिलाली साहब, कि उन्होंने पनामा केस को किस कदर संजीदा लिया। और वैसे भी अगर अवाम ने फैसला करना होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ें, फिर अवाम से फैसले करवा लें। तो अवाम की अदालत में जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही नहीं चाहिए था आपको, अगर आपको अवाम की अदालत से फैसला लेना था। आप ये पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए टेक्निकली लीगली ना बात करें, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, इंप्रेशन और परसेप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अवाम जो है इज कंसर्न्ड अबाउट करप्शन, और जितना एविडेंस अब तक प्रेजेंट हुआ है उनका कहना यह है और सोच ये है जैसे इमरान खान और लोगों का सोच है कि ये ही इज गिल्टी। अच्छा, दूसरी बात, अस्पतालों के बारे में आप कहते हैं कि वो अस्पतालों, भाई ये तो एलिटिस्ट परसेप्शन है ना, कि किस गरीब को नहीं पता है कि अस्पताल में क्या होता है। आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मगर किस गरीब को नहीं पता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है। आप और मैं उधर कभी जाते ही नहीं है, इसलिए हमें डर है। और फिर हमारे पास पैसे हैं, हम तो जाते हैं बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स पे, मगर वो गरीब को क्या ये इमरान खान बता रहा है जो उसको पता नहीं था। उसके रिश्तेदार जाके उधर लेटते हैं, पेवमेंट में सोते हैं, वार्ड्स में फर्श पे लेटे होते हैं, चीखते हैं कि ट्रीटमेंट मिले। आई एम सॉरी, देखिए ये बात इमरान खान को कहना अस्पताल के बारे में, ये एक एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है। सबको पता है अस्पतालों में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, किस किस्म की रिश्वत मांगी जाती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है करप्शन पे, और इस मामले पे मेरा ख्याल ये है शाहजिया, बट यू मे बी राइट, मेरा ख्याल ये है कि फैसला पब्लिक ने कर लिया है इस पर। लेकिन सर ये तो है ना, आप ये देखें पूरा निजाम ही आपका करप्ट है। आप एक चौक पे पुलिस वाले को आप रिश्वत दे करके 50 रुपए दे देते हैं, वहां मुट्ठी गर्म कर देते हैं। सबको पता है कि पूरा निजाम ही गल सड़ गया है। तो इसमें जो भी पारसाई का दावा करेगा, मेरे ख्याल में वो खुद झूठ ही बोल रहा होगा, क्योंकि इस पूरे निजाम में जो है कोई पारसा नहीं है। तो लेट द कोर्ट्स डिसाइड, और उसके बाद फैसला हो जाएगा। कोर्ट्स में भी तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। मैं इसीलिए थोड़ा सा इख्तिलाफ की जसारत कर रहा हूं। नहीं तो कोर्ट ने तो फैसला किया था कि भुट्टो वाज गिल्टी ऑफ मर्डर, और भुट्टो को टांग दिया, मगर अवाम ने क्या किया? देखिए खुदा, मुझे नईम साहब को जरा लाइन पे लेने दें, मुझे नईम साहब को लाइन पे लेने दें। पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन मौजूद है। बहुत शुक्रिया नईम साहब। नईम साहब, पीटीआई ने जलसों का एक मौसम, जलसों का एक सीजन शुरू किया है, ये बताएगा कि ये पनामा लीक्स पर अवाम को मोबिलाइज करने के लिए है या इसे 2018 के इंतखाबात की तैयारी समझा जाए? अगर ये 2018 के इंतखाबात की तैयारी है तो फिर मौसर प्लान, कोई मनसूबाबंदी कोई नजर आना चाहिए आप लोगों के जलसों में। देखिए 2018 की तैयारी शुरू हो चुकी है, हमने भी कर दी है और पार्टीज ने भी शुरू कर दी है। पनामा जो है, जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है, उसमें जितने भी इस वक्त अहम मसाइल हैं, उसमें अवाम के जहन पे सबसे जो अव्वलीन मसला है वो है पनामा, और वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अपना फैसला सुनाए। इसके बाद ना, अच्छा, पनामा का फैसला आने के बाद अगर नवाज शरीफ साहब माजूल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान दूसरे दिन वजीर आजम बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून अपना एक नया वजीर आजम इलेक्ट कर लेगी आइन के तहत, वो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे वही चलाएगा या चलाने की उससे तवक्को रखनी चाहिए। हमारा फर्ज ये है पाकिस्तान की एक बड़ी अहम कौमी जमात की हैसियत से कि हम अपना पैगाम अवाम तक लेके जाएं, और उस सिलसिले में हमने अपने ये जो जलसे हैं शुरू कर दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो अहम कौमी मसाइल हैं उस पर जो हमारी तरजीहात हैं, हम उनको अवाम तक और ज्यादा मौसर तरीके से पहुंचाएंगे। हमारे लिए इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो चुका है। पनामा का फैसला जब आएगा उसका भी असर होगा इस इलेक्शन की मुहिम पर। सही, इसका मतलब जब तक पनामा का फैसला नहीं होता, आप लोगों के जो जलसे हैं वो पनामा की बुनियाद जो है ना, वो आपके जलसों की बुनियाद नहीं, और भी आज जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, उन्होंने और भी गुफ्तगू की। जी हाँ, सेहत के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, अगर आप इल्जाम लगाते हैं, तनकीद करते हैं, तो आप अपना मुतबादिल कोई निजाम, अपना मुतबादिल कोई मनसूबाबंदी वो भी लोगों के सामने पेश करें। निजाम जो है वो बहुत जल्द अवाम के सामने पेश कर देंगे इंशाल्लाह। 1-2 महीने के अंदर अंदर हमारा एक नया इनकलाबी मंशूर होगा, जो हमारी कौमी जो जितने भी जिंदगी के जितने भी शोबे हैं
उस पर अपनी पार्टी की पॉलिसी और जो हम तब्दीलियां चाहते हैं मुल्क में उनकी तशरीह करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपका। मुबशिर जैदी साहब, 2018 के इंतखाबात में क्या आप पनामा केस असरअंदाज होगा मुस्लिम लीग नून पर? जी कुछ हद तक तो होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से कोई रिलीफ मिल भी जाता है, ये मामला इलेक्शन से पहले दोबारा इलेक्शन कमीशन में भी आएगा। इसीलिए आपने देखा है जो इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, उसमें एक शिक मुतनाज़ा तौर पर यह रखी गई है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ से वो ताकत ले ली जाए कि जो उम्मीदवार उसमें गलत बयानी करे या अपने अहसासों के बारे में सही ना बताए, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ना करे बल्कि उसको जो है मकामी अदालत को भेज दिया जाए। इसका मतलब है कि तारीख पे तारीख पे तारीख करते करते अगले 5 साल भी गुजर जाएं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। देखें, इखलाकी तौर पर तो वज़ीर आज़म साहब को खासा नुकसान हो गया है। अब आप जाहिर है, लेकिन हमारी सियासत में इखलाकियात पर तो बात होती लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 2023 तक प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब नहीं रहना है, बड़ा कॉन्फिडेंट है उन्हें। जी वो तो देखें, वो तो लोगों के सामने जाएंगे और अगर लोगों ने वोट दिए तो जाहिर है वो बनेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि मसला हमारे पास ये भी है शाजिया कि उनके जो अपोजिशन है, इसमें मसला नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा उनकी अपोजिशन का है। और आप देखें कि अपोजिशन, अभी आपने जिस तरह नईमुल हक साहब से भी बात की, उन्होंने कहने लगे हाँ हमारा बड़ा कोई इनकलाबी मंशूर आ रहा है, और कह रहे हैं इस वक्त सबको पता है कि मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है। 2 साल पहले ये यही चीख चीख के कह रहे थे कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो धांधली है और ये खत्म हो जाए तो सब चीजें खत्म। तो ये अपोजिशन का काम है शोर मचाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन को बड़ा मसला इस वक्त करार दे रही है, उनके नजदीक सबसे बड़ा मसला इस टाइम करप्शन ही है। बस ये आप अब फिर इससे ही अंदाजा लगा सकती हैं आप के अपोजिशन के पास कितना एक करप्शन और धांधली में फर्क क्या है? करप्शन और धांधली में फर्क क्या है? वन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर। सर वो टेक्निकल में तो आप चले जाएं तो बहुत कुछ फर्क है ना, लेकिन फिर यही अवाम जब वोट दे देते हैं तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? उस वोट को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। जब इलेक्शन में आएंगे तो और इनको वोट पड़ गया अगर नवाज शरीफ साहब को, जो लग रहा है कि पड़ जाएगा, तो उसकी वजह यह भी है कि नाअहली अपोजिशन की भी है कि वो प्लानिंग सही नहीं करते, शोर ज़रूर मचाते हैं लेकिन कोई उनकी जो कंक्रीट हिकमत अमली स्ट्रैटेजी नहीं होती। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, पीटीआई ने सिंध को पूरी तरीके से जो है ना निगलेक्ट कर दिया है। बिल्कुल आपको याद होगा लास्ट टाइम अभी इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे एहसास हो गया, इग्नोर किया है, अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद गायब है खान साहब, और यहाँ पर जो इनकी आपस की मसला ये है कि जब तक तो पनामा का मसला हल नहीं होता, खान साहब की जो वो अटेंशन है वो एक तरफ ही रहेगी कि पनामा का मसला जब तक नहीं हो जाता वो इसे अपनी जीत और हार इसको तस्वर कर रहे हैं। और अगर सोचे, लेट्स फॉर इंस्टेंस आप सोच लें पनामा का मसला इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक आ जाता है, ठीक है, वजीर आजम को नाअहली का सामना करना पड़ जाता है, उसके बाद क्या होगा? क्या उससे खान साहब थोड़ी जीत जाएंगे? उससे तो मुस्लिम लीग नवाज में मुतबादिल क़यादत आ जाएगी और जो पार्टी है उनकी वो तो आगे चलती रहेगी। लोग पूरी पार्टी को तो मुस्तरद नहीं करेंगे, लेकिन इस पर हमें पीटीआई को फिर क्रेडिट देना पड़ेगा कि पीटीआई ने इस पर आवाज उठाई, पीटीआई ने उस पर जो है ना वो स्टैंड किया, पीटीआई ने उस पर धरने का जो कॉल दी, पीटीआई ने अपोजिशन का काम है आवाज उठाना। अपोजिशन तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, अपोजिशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। धांधली पे आवाज उठाई, क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, तो मॉरल अथॉरिटी तो ये भी खो चुके। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया, नहीं 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 नहीं, फिर वो तो इनका भला हो के पनामा लीक्स आ गई, उसके बाद इन्होंने इसको उठा लिया। पार्लियामेंट में ये जाते नहीं है, बाहर खड़ के तालियां बजा बजा के और डेमोक्रेसी को बुरा कहते रहते और एक्सपेक्ट करते हैं कि 2018 में लोग जमहूरी तरीके से इनको वोट देंगे। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। बेसिकली मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं सबसे बड़ा इश्यू इस मुल्क में करप्शन है। धांधली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ करप्शन, इनजस्टिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ करप्शन। ये सब चीज, सबसे बड़ी चीज है करप्शन। और अब एक ऐसा मसला आया है जिसमें माफ करिए हमारे जो लीडरान हैं वो सब इसमें मुब्तला हैं, और अगर एक आदमी, एक लीडर जो नहीं है मुब्तला, ही वांट्स टू टेक एडवांटेज, वो फायदा उठाना चाहता है, वो फायदा उठा रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर एक चीज कहेंगे लोग इमरान खान को, वो कहेंगे शुक्रिया कि आपने फोकस्ड अटेंशन इस मामले पे रखा। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अपने हमसायों को अच्छा पैगाम दिया गया है, अमन का पैगाम दिया गया है। जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने बहुत से कैदियों को रिहा भी किया, लेकिन सवाल यह है कि हमेशा भारत की जानिब से अच्छे जेस्चर का मनफी जवाब ही क्यों दिया जाता है। एक छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, जिस तरह पाकिस्तान ने चंदू बाबू लाल चौहान को जज्बा खैर सगाली के तहत कल भारत के हवाले किया वाघा बॉर्डर पर, ऐसा ठंडी हवा का झोंका भारत की जानिब से क्यों नहीं आता? हमेशा मुस्बत हमारी कोशिश का मनफी अंदाज में ही हमेशा जवाब दिया जाता है। हाँ, गुड पॉइंट। मगर शाजिया क्यों नहीं वो करते हैं? इसलिए कि उनका दिल और छोटा है, उनकी नफ़रत ज़्यादा है। मेरे अपने ख्याल में या अगर आप एक मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो, कश्मीरी हो, और आप किसी तरीके से रेगुलरली इंडिया में पाए गए, तो ये तो श्योर डेथ सेंटेंस आपको मिलेगा। और जब वो आपकी तलाशी लेंगे, हर किस्म की हथियार उनको मिलेगा और हर किस्म का लिटरेचर आपके ख़िलाफ़ मिलेगा। अब माफ़ करिए, मुसलमान, पाकिस्तानी और कश्मीरी इंडिया के जुडिशरी पे अब वो कोई ये नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं अफजल गुरु के साथ जो उन्होंने किया था, एक इनोसेंट आदमी शाजिया, उसको ना सिर्फ डेथ सेंटेंस मिला, मगर जज जब उसको डेथ सेंटेंस दे रहा था, उसने कहा अफजल गुरु के बारे में कि मैं इसलिए कह रहा हूँ सजाए मौत कि हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि ये पब्लिक डिमांड है कि उसको सजाए मौत मिले। देखिए तो सही, जस्ट इमेजिन, ए जज कह रहा है मैं सजाए मौत दे रहा हूं बिकॉज ऑफ इसलिए कि पब्लिक चाहती है। माफ़ करिए, फिर भी हमने बड़ा अच्छा काम किया कि हमने ये इंडियन सोल्जर को छोड़ दिया। इसलिए हमने इसके आदमी के थ्रू मैक्सिमम प्रोपेगेंडा एडवांटेज हमने लिया, खूब उनको शर्मिंदा किया, पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटा कि देखो एक इंडियन जवान अपने फौज के बारे में क्या करता है। और जब उसका ख़त्म ही हो गया, माने उसमें कुछ रस नहीं था उस प्रोपेगेंडा के बाद, ठीक किया हमने कि कहा कि अब तुम चले जाओ। हिंदुस्तान काफ़ी शर्मिंदा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। बिल्कुल, जब कुलभूषण यादव जैसे लोग यहाँ से पकड़े जाएं, जब यहाँ के सिफारतकारी के रूप में यहाँ से एजेंट्स पकड़े जाएं, जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करें, उनके आर्मी चीफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे करें, तो क्या भारत से फिर अच्छे की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जाहिर है कुछ अच्छे की उम्मीद फ़िलहाल तो नहीं की जा सकती, और उसकी वजह दो चार हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आई एग्री विद हिलाली साहब कि हमारी स्टेट ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। और जो सारा प्रोपेगेंडा था भारत का, चाहे वो हमें आइसोलेट करने का हो, चाहे वो बलूचिस्तान की अलहदगी का हो, चाहे जो, वो एक एक करके जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आपको रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, आपको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के ट्रंप साहब के पास अभी कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, तो वो भी इतना नहीं आ रहे। तो इट्स गुड डेज कमिंग फॉर पाकिस्तान। देखिए, भारत का मसला ये है कि वहाँ पे यूपी में हो रहे हैं इंतखाबात, जो फरवरी और मार्च का जो पीरियड है वो उसमें यही वेप अप करते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और अभी आपको स्टेटमेंट मोदी की भी सुनाई देंगी और दूसरों की भी सुनाई देंगी। लेकिन जैसे ये झाग बैठेगा तो जाहिर है पूरी दुनिया का प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर कि दे शुड टेक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स नॉर्मलसी, कि आप नॉर्मल पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान के ऊपर ओनस नहीं है क्योंकि पाकिस्तान गुडविल जेस्चर्स के तौर पे बछेरों को भी छोड़ा है, अब इस सोल्जर को भी छोड़ा है। बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है कोई एनमिटी नहीं चाहते, हम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते। तो बहुत मैच्योर स्टेट्समैन के रूप में मैं देख रहा हूँ हमारे जिस तरह से फॉरेन ऑफिस है या गवर्नमेंट है या हमारी रियासत इस वक्त एक्ट कर रही है, तो बहुत, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे कभी हुआ नहीं माजी में कि इतना मैच्योरली हमने किया हो कि पूरी दुनिया अब हमारी बात सुन रही है
और भारत की तरफ जो है उनकी निगाहें हैं कि वो भारत कब जो है इस दोस्ती का हाथ दोबारा से बढ़ाएगा। हमें पता है कि अभी ये हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स आती रहेंगी और कुछ भी होता रहेगा, लेकिन भारत के जिस तरह से पाकिस्तान ने एक्ट किया है, मेरे ख्याल में भारत खुद मजबूर होगा अब वापस आने पे मुज़ाकरात की टेबल पर। बिल्कुल। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर साबिक डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जिस तरह पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय फौजी को रिहा किया, आप समझते हैं ना कि ये जेस्चर होते हैं, ये पैगाम होते हैं कि पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे ताल्लुकात के लिए पहल भी की है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अपनी इन कोशिशों को आलमी सतह पर बावर कराना चाहिए ताकि दुनिया में अपना ये इमेज बताया जा सके कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और ख़राब ताल्लुकात की वजह भारत है, पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है हमेशा से भारत के साथ? जी बहुत शुक्रिया। जैसे दोनों साहिबान ने कहा, मैं इस बात पर तो मुत्तफिक हूँ कि डिप्लोमेटिकली तो इसका फायदा है, लेकिन जो मेरी समझ है और जो जितना हिंदू सोसाइटी को जो हमने स्टडी किया है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की यकतरफा खैर सगाली का कोई अच्छा असर होने वाला है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये लगातार आप पीछे से देख रहे ना। आपने उनका एक जासूस जिसको सजाए मौत हो गई थी, प्रेसिडेंट ने वो उसको माफ कर दिया था, वो चला गया था, जाते ही उन्होंने जश्न मनाया था कि देखो जी हमने इतने साल जासूसी की और मैं छूट कर आ गया हूँ। आपने ये भी छोड़ दिया, चले ठीक है, आपने अपना प्रोपेगेंडा किया, छोड़ दिया। और अभी आप खुद ही कह रही थी कि हमारे बकौल उनके दो पाकिस्तानियों को सजाए मौत हो गई है। पता नहीं वो पाकिस्तानी है या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी हुकूमत को जरूर उनको कानूनी मुआवनत देनी चाहिए, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, उनको वो सजाए मौत एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे जब तक कि कुलभूषण यादव यहाँ पर मौजूद है। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको भी हैंड ओवर कर दिया, इसी खैर सगाली, एक तरफा खैर सगाली और बार बार की खैर सगाली, तो मैंने तो जो देखी हिस्ट्री पाक इंडिया ताल्लुकात की, यही देखा है कि जब आप उनके बराबर उतरते हैं वो आपसे बात करने पर तैयार होते हैं, जब आप उनको तकलीफ पहुंचाते हैं वो आपसे बात करने पर तैयार होते हैं, जब आपको तकलीफ पहुंच रही होती है तो वो बिल्कुल आपसे बात नहीं करते। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि हमने बहुत साड़ियाँ भी भेज दी, आम भी भेज दिए, हर किस्म की खैर सगाली करके देख ली, उनको टस से मस होने वाले। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के अच्छे जाती ताल्लुकात में रियासती सतह पर असरअंदाज क्यों नहीं होते? नहीं होने चाहिए। देखिए बात यह है ना कि पहली बात यह कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम दो पड़ोसी मुल्कों को अमन से रहना चाहिए, और वैसे भी दो न्यूट्रल मुल्क हैं, हमारे पास जंग लड़ने की ऑप्शन भी नहीं है। मतलब ये तो हम कहते हैं, वो शायद समझते हैं कि ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है और लीडरशिप को ये बात समझ जानी चाहिए कि बातचीत के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं चल सकती ना। और मैं आपको ये कह दूं कि नफ्सियात के मुताबिक, हिंदू नफ्सियात के मुताबिक उन्होंने हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की हुई है, कराची में भी है, बलूचिस्तान में भी है, अफगानिस्तान की तरफ से भी है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जवाबी डिफेंसिव कार्रवाई ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि वो जंग हम पर मुसल्लत किए रखें और आप खैर सगाली के पैगाम देते रहें, तो मेरी नज़र में ये कोई अच्छे इकदाम नहीं है और इसका कोई हासिल का नतीजा निकलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। हिलाली साहब एग्री करते हैं जनरल साहब की बात कि अगर भारत हमारे साथ इस तरह मनफी जवाब देता है, हमें जज्बा खैर सगाली के तहत इतने इकदाम नहीं करने चाहिए? जनरल साहब कह रहे थे। देखिए, हम लोग जो हैं, हम एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं हिंदुस्तान से। हम अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहिए, हम अपने कैरेक्टर को आगे लाना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया का एजेंडा क्या है और कि इसलिए इंडिया एजेंडा ये है, इस तो हमने भी वैसा ही करना है। देखिए, ये जो सोल्जर था ये क्रॉस किया, क्यों क्रॉस किया? हमें अटैक नहीं करने के लिए, ये क्रैश किया डिजर्ट करने के लिए। वो क्या कहते हैं उर्दू में, क्या होता है डिजर्ट, जो भी है। और इसने अपने मुल्क को शर्मिंदा करने के लिए आया, तो हमारे खिलाफ ये कोई कार्रवाई करने लिए नहीं आया। एक बात। दूसरी बात है, हमने मैक्सिमम प्रोपेगेंडा इससे ले लिया। शाजिया रोज टीवी पे चलाते रहे, दुनिया को दिखाते रहे, इसके लफ्ज ट्रांसलेट करके हर एम्बेसी को भेजते रहे, कहते रहे कि हिंदुस्तान की फौज कैसा है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक वी डिड राइट, और मैं नहीं समझता इन मामलात में वी शुड लेट इंडिया सेट आवर एजेंडा। हमारा कैरेक्टर, हमारा जो मोरालिटी है,
आप समझते हैं हमें ऐसे इकदाम जारी रखने चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए और किसी के साथ ज्यादती, जाहिर है ज्यादती तो नहीं करनी चाहिए। मुबशिर साहब देखिए शाजिया, ये जो जनरल जी बिल्कुल मैं हिलाली साहब से एग्री करूंगा। थोड़ी सी मैं जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। जो आपके साथ थे साबिक डिफेंस सेक्रेटरी, वो जाहिर है जनरल हैं, उनकी एक अपनी सोच है टुवर्ड्स विद इंडिया जो शायद इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी के साथ मैच नहीं खाती। जाहिर है उनकी अपनी ओपिनियन है, अपना तजर्बा है, लेकिन मेरे ख्याल में देखिए पाकिस्तान अगर मैच्योरली एक्ट कर रहा है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, तो जाहिर है पाकिस्तान कुछ अच्छा ही कर रहा होगा ना। आप देखिए कि जब सार्क समिट इंडिया ने पोस्टपोन करवाई, उसके बाद वहाँ ब्रिक्स में जाकर के बिम्स्टेक नामी हिलाली साहब उन्होंने वो भी बनाया एक वो कि जी हम सार्क का जो है एक ऑल्टरनेट बना रहे हैं और पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। क्या हुआ, उनको रशिया ने आकर के वहां टोका। उन्होंने कहा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। आपने हर फोरम को अगर पाकिस्तान बैशिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो उनके अपने एलाए उनको ये बात कर रहे हैं। तुम इसलिए इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ बेहतर ही कर रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसी बेहतर ही है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह लोधी साहब कह रहे थे कि हर दफा नहीं है कि हम भी जो है उनको बिल्कुल तड़ियां ही लगाते रहे या ऐसी बात में जवाब देते रहे। टाइम हैज मूव फॉरवर्ड। मोदी एक्सट्रीमिस्ट है, पूरी दुनिया को पता है, वो सब लोग उसको ऑलरेडी शक की निगाह से देख रहे हैं। तो वाई लूज आर एडवांटेज कि हम मोदी की जबान में उससे बात करना शुरू कर दें तो फिर हमारे में और मोदी में फर्क नहीं रह जाएगा। सही, ठीक है। दूसरा जो डॉसियर्स वगैरह हमने यूएन को दे दिए हैं, सबूत दे दिए हैं, अब बॉल यूएन के कोर्ट में है। अब ये तो नहीं हो सकता ना लोधी साहब जिस तरह कहते हैं कि हम हॉस्टाइल कोई एक्ट करना शुरू कर दें इंडिया के खिलाफ या कुछ, वो फिर हमारी जितना डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो रोल बैक हो जाएगी, फिर सब फोकस पाकिस्तान पे आ जाएगा कि पाकिस्तान बीइंग द एग्रेसर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि जो तरक्याती कामों के लिए पैसे हैं ये नए इंतखाबात से कुछ अरसा पहले ही क्यों रिलीज़ किए जाते हैं। क्या ये आने वाले इलेक्शंस के जीतने के लिए जीत का कोई टैक्टिस इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हिलाली साहब। नए इंतखाबात से पहले जो तरक्याती कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन जीतने के टैक्टिस हैं कि आप अपने एमपी और एमएनएस के जरिए काम करवाएं और अपने जो नए आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें अपनी जीत का जो रास्ता है उसको हमवार करें? देखिए ये किस किस्म का जहन है इनका शाजिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में बैन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पॉलिटिकल पार्टीज को, एमएनएस को डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए पैसे नहीं दे सकते। अच्छा, इन्होंने कहा अच्छा चलो हम उनको नहीं देते मगर हम उस एक इदारे को देंगे जो उनके इलाके में है, जो उनका फेवर्ड प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट करेगा। लुक एट दिस, आई मीन अगर ये इट इज नॉट एस्केपिंग जस्ट द कोर्ट्स वर्डिक्ट, ये क्या है नंबर वन। दूसरी बात है, आप एक मुल्क मुझे बता दें जिधर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिधर गवर्नमेंट पैसे देती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपने एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। एक नहीं है शाजिया, एक भी नहीं है। ये देखिए इनकी जहन सोचिए, इनके तरीके सोचिए, ये पैसे के लिए दे आर एवरीथिंग। और अब दूसरे पार्टीज के 130 लोगों को अगर 2 करोड़ मिल रहा है शाजिया, आपको मैं क्या बताऊं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स पता है कौन सेलेक्ट होंगे? उनके फेवर्ड लोग सेलेक्ट होंगे। मैं आपको बताऊं, डिप्टी कमिश्नर जेलम, मैं उसके साथ शिकार जाता था तो एक मेरा दोस्त था बेचारा, ही बिकेम चीफ कमिश्नर, हम बैचमेट से। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार जब मैं आता हूं तुम्हारे साथ हर विंटर शिकार करने के लिए, एक रोड होता था वो गायब हो जाता है। कहता है हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम पैसे लेते हो? और ये कहता है वो जो एमपीए है वो 80% चाहता है उस पैसों से। कहता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है मैं 20% में नहीं काम कर सकता। तो रोड उसी के और फिर ऑपोजिशन के एमएनए एमपीएस को पैसे नहीं दिए जाते। ज्यादती की आप इंतहा देखिए। अच्छा ये आप
नहीं, आई थिंक ऑपोजिशन को भी मिलेगा, उनको भी खुश रखना चाहते हैं आप, मेरे ख्याल में। शायद ऑपोजिशन के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके हल्कों में पैसे नहीं दिए जा रहे। अच्छा, जी शेख रशीद साहब ने कहा है, शेख रशीद साहब ने कहा है। अच्छा जी मुबशिर ज़ैदी साहब में कहना, एक तो शाजिया आप या तो बहुत खुद भोलपन का मुजाहरा कर रही हैं, या आप चाह रही हैं कि हम कुछ भोले बन जाए। यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्शन से पहले जो है इनको देने का मकसद क्या है, क्योंकि अब जाहिर है नवाज शरीफ साहब को उनके तमाम MLA तो जो है और MPs वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब इलेक्शन की तरफ जाना है तो सानू दियो पैसे, क्योंकि जाहिर है अब आपने देखा नहीं है, इसी वजह से वज़रा जो अपनी वजारतों के बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों पाए जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है ना, जितनी मेहनत वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर रहे होते हैं उससे आधी भी अपनी वजारतों में बैठकर कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएं। अब यह है कि पैसे जब दिए जाएंगे तो जाहिर है वो जल्दी जल्दी जो पॉलिश करेंगे सड़कों को, और कहीं अगर नाली टूटी बूटी होगी उसको ठीक करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जनाब गली बन जाएगी, जिसकी गली के मसाइल हल हो जाएंगे, टूट फूट का काम हो जाएगा, अगले दिन वो वोट उसको दे देंगे। ये मुझे एक बात बताएं, ये डेवलपमेंट के जो काम है आप नहीं समझते कि लोकल गवर्नमेंट के थ्रू होने चाहिए? आपका जो डिस्ट्रिक्ट निजाम है इस MNA MBS को फंड्स देने के बाद वो तो फिर बेमानी हो जाता है आपका सिस्टम, वो सिस्टम फिर किस लिए? ये काम तो इनके थ्रू होने चाहिए। देखिए शाजिया, ये वहाँ होते हैं जहाँ सियासी जमातों में भी डिवॉल्व होने का या डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो। हमारी तमाम सियासी जमातें फ़र्द वाहिद पे चलती हैं, जो वो कह देता है वही हरफ़ अव्वल होता है और हरफ़ आखिर होता है। तो बहुत हमने सुना था, हमने भी बढ़ बढ़ के तकरीरें की थी कि जनाब ये लोकल बॉडीज़ आ जाएंगी तो देखिएगा पाकिस्तान की तकरीर बदल जाएगी और लोकल और मकामी सतह से नए लीडर उभरेंगे। हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही ये तहैया कर लिया गया था कि ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ये सिर्फ नाम की होगी। इनको ना आप पावर्स देंगे ना आप इनको फंड्स देंगे, इनको बिल्कुल हैंड टू माउथ रखेंगे और इसको आगे हम लेके जाएंगे, क्योंकि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यानी मकामी सतह से कोई दोबारा से जो है पॉलिटिकल एक वो साइकिल नहीं बनेगा जहां निचले सतह से सियासतदान बढ़ बढ़ के आगे मेन स्ट्रीम में आते हैं। मेन स्ट्रीम में वही फैमिलीज रहेंगी जो हमेशा से रहती हैं, और ये किसी भी जमात में आप देख लें, ठीक है। PTI ने थोड़ा बहुत चेंज किया, वो तो इमरान खान साहब का, क्योंकि इमीडिएट कोई फैमिली ऐसी नहीं है, तो वरना बाकी तो हर जगह फैमिलीज चल रही हैं, चाहे वो ANP हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मियाँ साहब की पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, और आप कोई पार्टी देख लेना। एक MQM थी, MQM और दूसरे रास्ते पर चल पड़ी, अब MQM के खुद 4-5 टुकड़े हुए हैं, तो उसमें सारी चीजें मिडिल क्लास की, अब ये दो ही पार्टीज रह जाती हैं हमारे पास। MQM जिसका हाल अभी तक मुझे मुस्तकबिल हाल भी बिगड़ा हुआ है और मुस्तकबिल भी अजीब सा ही लग रहा है कि कौन इलेक्शन से पहले जो है क्या इसका होता है। PTI ने जाहिर दावे बहुत किए हैं, लेकिन हमने देखा कि PTI के अंदर भी इमरान खान साहब सॉरी टू से वो वर्ड ऑफ डिसेंट जो है बर्दाश्त नहीं करते। जब लेकिन हकीकत यही है कि वोट उसी को मिलेंगे जो गली मोहल्लों के काम कराएगा, लोगों के छोटे छोटे मसाइल को हल करवाएगा। PTI शाजिया PTI ने भी इलेक्शंस का वादा किया था ना अपने अंदर कि हम हर साल इलेक्शंस कराएंगे, हर 2 साल बाद कराएंगे। वो क्या हुआ मुझे बताइए? वो क्योंकि इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उन्होंने जो 2 आए पहले वजूद्दीन साहब, उसके बाद तस्नीम नूरानी साहब, उन्होंने कह दिया कि जनाब, और दोनों ने एक जैसी बात, और इन्होंने जो अपने एहतसाबी कमीशन के साथ किया था PTI ने KPK में, उस पर भी बड़ी तनकीद होती है PTI पर। एग्जैक्टली। तो फिर किस पार्टी में आप फर्क क्या ढूंढ रही हैं? हाँ। तो वी हैव टू लिव विद इट कि जब तक साइकिल चलेगा, लेकिन अब जैसे मकामी सतह पर लोग हैं उन्हें भी थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा कि वो प्रेशराइज करें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, वरना तो हर आदमी अपने लेवल पे खाता रहेगा और आवाम को कहेगा चले आए फिर वोट दें। लास्ट कमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये DC सिस्टम को वापस ले आया। शाजिया, मैं आपको बताता हूं, DCs जब हमारे ज़माने में DCs थे
वो कुछ लोग जो थे वो वाकई दे हैड एन इंडिपेंडेंट स्टैचर, और हम लोग उस ज़माने में परहैप्स बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन हम लोग खड़े होकर बात कर सकते थे पॉलिटिशियंस के साथ, इतनी डर और खौफ नहीं था। अब 30 साल के बाद जब ये वापस आप डीसी सिस्टम पे जा रहे हैं, तो ये जो डीसीज हैं इस वक्त ये सब चमचे हैं, ये तो सेक्रेटरीज चमचे हैं, डरते हैं इन लोग ये पॉलिटिशियंस से। ये तो पॉलिटिशियंस के साथ इस सलूक उनका ऐसा है। जब मैं बीबी के साथ था, मैं आपको बताता हूँ, कांपते थे पॉलिटिशियंस से। तो ये सिस्टम जो वापस लाया है ये तो इट्स टेरेबल। ये तो बेहतर था कि वो यूनियनाइज सिस्टम था, इलेक्टेड सिस्टम था, बहुत बेहतर था। बहुत शुक्रिया अली साहब, मुबशर जैदी साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़िर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।